नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एस तिवारी क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं एक नए विषय को। आज जो है हम व्याकरण के अंतर्गत सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम संज्ञा के बारे में पढ़ चुके हैं, इसका वीडियो आपको मिल चुका होगा। आज जो हम पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में। तो सबसे पहले सर्वनाम का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सर्वनाम जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सर्व प्लस नाम। सर्व का अर्थ होता है सभी और नाम का अर्थ होता है संज्ञा। इस प्रकार जो है सर्वनाम की परिभाषा होती है कि सभी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। इसे हम अंग्रेजी में भी देखते हैं, इसे हम कहते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन में प्रो का अर्थ होता है ऑन द प्लेस ऑफ, और नाउन का अर्थ होता है नेमिंग वर्ड। इस प्रकार जो है प्रोनाउन का जो डिफिनेशन होता है वह होता है, प्रो का अर्थ होता है ऑन द प्लेस ऑफ, नाउन का अर्थ होता है नेमिंग ऑफ, नेमिंग वर्ड्स। तो इस प्रकार होता है ए वर्ड्स विच विल बी used on the place of naming word, naming words। will be called pronoun। तो इस प्रकार जो है प्रोनाउन का जो डिफिनेशन हुआ कि ए वर्ड्स विच विल बी यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ नेमिंग वर्ड विल बी कॉल्ड प्रोनाउन। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो वर्ड, जो शब्द जो है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें सर्वनाम के नाम से जानते हैं। इसका हिंदी परिभाषा देखेंगे। हिंदी में सर्वनाम की हिंदी में परिभाषा होगी, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए यहां पर आता है कि सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो शब्दों की जो है पुनरुक्त या दोहरा न हो। ऐसा इसलिए किया जाता है कि शब्दों का पुनरुक्ति अर्थात दोहराव न हो। तो इस प्रकार जो है हम सर्वनाम किसे कहते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इन चीजों को हम देख लिया। अब इस पर हम देखेंगे उदाहरण को।
उदाहरण देखेंगे, जैसे श्याम मेहनती लड़का है और वह कक्षा में प्रथम आता है। अब यहां पर हम देखेंगे कि श्याम मेहनती लड़का है और वह कक्षा में प्रथम आता है। तो यहां क्या है, श्याम क्या हो गया, संज्ञा हो गया। श्याम क्या हो गया, संज्ञा हो गया। अब देखिए ये अभी सेंटेंस को हम पढ़ेंगे, इस वाक्य को जब पढ़ेंगे तो कह रहा है कि श्याम मेहनती लड़का है और वह, अब देखिए वह किसके स्थान पर आया है, श्याम के लिए। यहां हम यह भी कर सकते हैं कि श्याम मेहनती लड़का है और श्याम कक्षा में प्रथम आता है। तो यहां क्या होगा कि शब्दों का क्या हो जाएगा, पुनरुक्त हो जाएगा, दोहराव हो जाएगा। तो हमारे जो वाक्य हैं वह वाक्य जो है पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए उसके स्थान पर जहां संज्ञा जब दोबारा आता है तो उसके स्थान पर क्या हम करते हैं, सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। इसीलिए जो है श्याम के स्थान पर वह का प्रयोग हुआ। वह क्या है, यहाँ पर सर्वनाम है। इस प्रकार जो सेंटेंस आपका है कि श्याम मेहनती लड़का है और वह कक्षा में प्रथम आता है, तो वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ, श्याम के लिए। तो यानी कि यहां पर वह क्या है, सर्वनाम हो गया। आपका परिभाषा पहले ही कह रहा है कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होंगे उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। और उदाहरण देखते हैं इस पर। एक और उदाहरण देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण, सीमा ने मां से कहा, सीमा ने मां से कहा कि मैं खाना बना रही हूं, मैं खाना बना रही हूं। तो देखिए दोस्तों, यहां से आप आसानी से समझ सकते हैं कि सीमा ने मां से कहा कि मैं खाना बना रही हूं। तो यहां पर जो मैं प्रयोग हुआ है वह किसके लिए प्रयोग हुआ है, जो यहां पर संज्ञा सीमा है, सीमा के स्थान पर यहां क्या प्रयोग हो गया, मैं प्रयोग हो गया। इस प्रकार जो है मैं क्या है, यहां पर सर्वनाम है। अगला उदाहरण इसमें देखते हैं। मुकेश आजकल तुम कहां रहते हो, मुकेश आजकल तुम कहां रहते हो। तो इस जो वाक्य है, इस वाक्य में हम देखेंगे कि मुकेश आजकल तुम कहां रहते हो। तो यह जो मुकेश संज्ञा है, कौन सी संज्ञा का भेद है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जहां एक व्यक्ति का बोध हो रहा है वहां क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया गया है, तुम, कह रहा है कि मुकेश आजकल तुम कहां रहते हो। अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे कहें कि मुकेश आजकल, मुकेश कहां रहते हो, तो यह सेंटेंस जो है वाक्य के दृष्टि से सही नहीं होगा। तो इस उनके स्थान पर क्या प्रयोग होते हैं, सर्वनाम प्रयोग होते हैं। तो यह जो तुम का प्रयोग हुआ है वह किसके लिए हुआ है, मुकेश के लिए। अर्थात जो है संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग हुआ वह क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। इस प्रकार हम सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है और सर्वनाम कैसे प्रयोग किए जाते हैं, इनके उदाहरण हम पढ़े। अब पढ़ेंगे कि हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी होती है। यहां से भी जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन आते रहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे संज्ञा के भेद। आप तब तक इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूं।
अब देखेंगे आगे। अब देखेंगे सर्वनाम की जो हिंदी में जो सर्वनाम की संख्या कितनी होती है। फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम सर्वनाम के भेद के बारे में। सर्वनाम। अब देखेंगे सर्वनाम की जो है हिंदी में संख्या कितनी होती है। हिंदी में सर्वनाम की संख्या, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि हिंदी में जो है सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। यहां देखिए भेद के बारे में चर्चा नहीं हो रही है। हिंदी में जो है सर्वनाम की या सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, तो हिंदी में जो है सर्वनामों की संख्या 11 होती है। कौन कौन से होते हैं? मैं, तुम, आप, यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो, कौन, क्या। इस प्रकार इसको हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये 11 जो होते हैं हिंदी में सर्वनाम होते हैं। अब जो है ये 11 जो सर्वनाम हैं, इन्हें कारक चिन्हों के साथ लगाकर इसके एकवचन और बहुवचन बनाए जाते हैं। यानी कि कारक चिन्हों के प्रयोग से जो है सर्वनामों को हम बना सकते हैं। चूंकि जो सर्वनाम होता है वह क्या होता है? विकारी शब्द होता है। विकारी शब्द पहले ही आपको बता दिया गया था कि सर्वनाम जो होता है वह विकारी शब्द होता है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण ये जो होते हैं क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। अर्थात इनमें जो है लिंग, वचन और कारक चिन्ह के अनुसार इनके स्वरूप में परिवर्तन होता रहता है। इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। तो जब भी हम क्या करते हैं कि सर्वनाम को जो 11 सर्वनाम हैं, इन्हीं सर्वनाम से जो है हम इनके जो है कारक चिन्हों का प्रयोग करके और सर्वनाम बनाते हैं। जैसे हम बना लेते हैं, जैसे होगा मैं, तो मैं से क्या बनाते हैं? मुझसे, मुझसे। आप से, आपसे। यहां तुम, तू से, तुमसे। ऐसे करके हम सर्वनामों का जो है निर्माण जो है कारक चिन्हों के आधार पर कर लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम की जो हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? 11। अगर परीक्षा में पूछे कि हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, तो हम 11 लगाएंगे। कौन कौन से होते हैं आपको बता दिया गया। अब हम देखेंगे सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। अब देखेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद। तो हिंदी में जो है सर्वनाम के जो 6 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं अब उनको हम देखेंगे। हिंदी में जो है सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम,
निश्चय वाचक सर्वनाम। चौथा जो होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चय वाचक सर्वनाम, सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। एक होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये जो सर्वनाम के जो 6 भेद होते हैं उसमें होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। यह जो सर्वनाम होते हैं, जो 11 सर्वनामों की संख्या होती है, यह जो है प्रत्येक जो है सर्वनाम के जो भेद होते हैं उनके चिन्ह होते हैं। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम का जो चिन्ह है मैं और तू, निजवाचक सर्वनाम का जो चिन्ह होता है आप, निश्चयवाचक सर्वनाम का जो चिन्ह होता है यह वह, अनिश्चयवाचक का होता है कोई कुछ, संबंधवाचक सर्वनाम का जो चिन्ह होता है जो सो, और प्रश्नवाचक का कौन क्या। इस प्रकार जितने जो हिंदी में जो सर्वनाम की जो 6 होती है इनकी संख्या, इनके भेद होते हैं, उनके प्रत्येक के अपने अपने जो है चिन्ह होते हैं। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम के भी चिन्ह हो गए मैं तुम, निजवाचक सर्वनाम के आप, निश्चयवाचक का यह है और वह, अनिश्चयवाचक का कोई और कुछ, संबंधवाचक का जो और सो, और प्रश्नवाचक सर्वनाम का कौन और क्या। इन्हीं चिन्हों के माध्यम से जो है हम जो है वाक्य में जो है सर्वनाम की जो है पहचान करते हैं। जिन शब्द में कोई और कुछ शब्द आ जाता है तो वहां कौन सा सर्वनाम होता है, अनिश्चयवाचक। जिसमें जो सो आ गया वह संबंधवाचक। तो इन्हीं को हमें याद करना पड़ता है। यह हमें अगर याद रहेगा, सर्वनाम के जो चिन्ह होते हैं, प्रत्येक सर्वनाम के जो चिन्ह अलग अलग होते हैं, अगर यह याद है हमें तो हम आसानी से जो है सर्वनाम को पहचान सकते हैं कि प्रस्तुत जो वाक्य दिया गया है उसमें कौन सा सर्वनाम है। अब इसमें पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है इसको 3 भागों में बांटा गया है। पुरुषवाचक सर्वनाम को पुरुषवाचक इसमें है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। 3 हो गए। अब इनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अब देखेंगे कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, जो पुरुषवाचक सर्वनाम के जो भेद होते हैं, उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, मध्यम पुरुष किसे कहते हैं, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष बोलने वाला जो वक्ता होता है उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं। इसका जो चिन्ह होता है मैं और हम, मैं और हम। मध्यम पुरुष जो सुनने वाला श्रोता होता है उसे हम मध्यम पुरुष कहते हैं। इसमें आता है तुम आप। और जो तीसरा अन्य पुरुष होता है इसमें जो है जिसके बारे में, अन्य पुरुष के अंतर्गत वे आते हैं जिनके बारे में बात करते हैं। यानी कि उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष जिस अन्य तीसरे के बारे में बात करते हैं उसे हम जो है अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे हो गया यह, वह, ये, वे। तो इस प्रकार जो है पुरुषवाचक जो सर्वनाम को 3 भागों में बांटा गया है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। और सबसे ज्यादा दिक्कत कहां पर होती है कि जब आप देखते हैं कि मध्यम पुरुष में जो आप आता है, मध्यम पुरुष में भी आप आ रहा है और निजवाचक सर्वनाम में भी आप आता है। तो जब यह आपको पहले ही बता दिया गया कि जहां पर आप आ जाएगा वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। यह निजवाचक सर्वनाम का चिन्ह है।
लेकिन यहाँ मध्यम पुरुष में भी आप आ रहा है, तो यहाँ पर जो आप आता है वह कर्ता का काम करता है और यह जो है आदर के लिए प्रयुक्त होता है। और यहाँ पर जो आप आता है यह कर्ता का बोध तो कराता है लेकिन स्वयं जो है कर्ता का कार्य नहीं करता है, इसलिए जो है यह आप जो है यह कर्ता नहीं होता लेकिन केवल कर्ता का बोध कराता है हमें। इसलिए जो है निजवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम को हम मध्यम पुरुष में जो आप आता है और निजवाचक सर्वनाम में जो आप आता है इसको हम जो है आसानी से समझ सकते हैं। इसको हम और आसानी से समझाएंगे जब हम निजवाचक सर्वनाम की चर्चा करेंगे, तो इसको हम उदाहरण के माध्यम से आपको समझाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका जो पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है और इनके उदाहरण कौन कौन से होते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखते हैं सर्वनाम में पहला भेद पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। पहला भेद है इसका पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जो है पुरुषों के नाम के बदले प्रयुक्त होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में जो है पुरुषों के नाम के बदले जो है जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ जो है पुरुष से कहने का तात्पर्य जो है पुरुषवाचक से कहने का तात्पर्य यह है कि पुरुष और स्त्री दोनों का बोध होता है। तो इसको देखते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को कहते हैं। पुरुषवाचक से पुरुष और स्त्री दोनों का बोध होता है। अब देखिए पहले ही आपको बता दिया गया था कि पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा गया। एक पहला था उत्तम पुरुष, दूसरा था मध्यम पुरुष और तीसरा था अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष बोलने वाला जो वक्ता होता है वह उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। इसका चिन्ह होता है मैं और हम। मध्यम पुरुष सुनने वाला जो श्रोता होता है उसे हम मध्यम पुरुष कहते हैं और इसका जो चिन्ह होता है तू होता है, तुम होता है और आप होता है। और तीसरा जो है अन्य पुरुष, यानी कि जिसके संबंध में जो है बात की जाए उसे हम अन्य पुरुष कहते हैं। इसमें आता है यह, वह, ये, वे। तो आइए इनको उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। पहले देखेंगे उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष बोलने वाला वक्ता उत्तम पुरुष कहलाता है।
बोलने वाला वक्ता जो होता है वह उत्तम पुरुष कहलाता है। उदाहरण देखेंगे इसका जो चिन्ह होता है वह क्या होता है, मैं और हम। मैं और हम, उदाहरण इसको देखेंगे, मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं। मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं। यहां मैं क्या है, सर्वनाम हो गया, और यह सर्वनाम किसमें आ गया, उत्तम पुरुष में, क्योंकि जो बोलने वाला वक्ता होता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष कहते हैं। मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं, यानी कि मैं का जहां प्रयोग हो गया वो उत्तम पुरुष में आ जाएगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं, हम सब मिलकर राष्ट्रहित में कार्य करेंगे। हम सब मिलकर राष्ट्रहित में कार्य करेंगे। तो यहां देखिए हम क्या हो गया, यह भी क्या हो गया, उत्तम पुरुष हो गया। हम सब मिलकर, यानी कि हम सब मिलकर जो है राष्ट्रहित में काम करेंगे। तो यह जो है हम भी किसमें है, उत्तम पुरुष में आता है। यह जो है बहुवचन है। मैं क्या है, एक वचन का बोध करा रहा है, हम क्या है, बहुवचन का बोध करा रहा है। तो हम सब मिलकर जो है राष्ट्रहित में कार्य करेंगे। तो यहां पर जो क्या हो गया, उत्तम पुरुष के दो उदाहरण बता दिए गए। अब देखेंगे हम दूसरा भाग इसमें, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में क्या होता है, सुनने वाला श्रोता को मध्यम पुरुष कहते हैं। सुनने वाले श्रोता को मध्यम पुरुष कहते हैं। इसका जो चिन्ह होता है तुम और आप होता है। अब देखिए जो हमें चर्चा करना है यहां पर इस आप का ज्यादा चर्चा करना है, क्योंकि यह जो आप होता है और निजवाचक सर्वनाम में भी आप आता है। तो वहां जो आप आता है वह स्वयं के लिए आता है। वह कर्ता का बोध तो कराता है किंतु कर्ता का काम स्वयं नहीं करता। और यहाँ पर जो आप आता है यह कर्ता का कार्य करता है और यह आदर के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो आइए इस पर हम उदाहरण को देखते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। अब उदाहरण देखेंगे इस पर। मध्यम पुरुष का उदाहरण देखेंगे। उदाहरण मध्यम पुरुष का, आप आजकल कहां रहते हैं। आप आजकल कहां रहते हैं। अब देखिए जो यहां पर आप का प्रयोग हुआ है वह आदर और सम्मान के लिए प्रयोग हुआ है। जो हमारी संस्कृति रही है, हमारी परंपरा रही है, हम अपने से बड़ों के लिए क्या प्रयोग करते हैं, आप शब्द का प्रयोग करते हैं। यहां हम यह भी कर सकते थे कि तुम आजकल कहां रहते हो। ऐसे भी कर सकते हैं कि तुम आजकल कहां रहते हो, आप आजकल कहां रहते हो। तो जब हम बड़ों के लिए प्रयोग करते हैं, जो हमसे बड़े हैं, जब हम उनसे बात करते हैं तो हम कहते हैं कि आप आजकल कहां रहते हैं, आप आजकल क्या कर रहे हैं। और जब हम छोटों के लिए प्रयोग करते हैं तो वहां हम तुम शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर जो आप है यह जो है स्वयं कर्ता का कार्य करता है। यहां का जो आप है वह कर्ता का कार्य करता है और यह आदर के लिए प्रयुक्त होता है।
आदर या सम्मान के लिए प्रयुक्त किया जाता है। और जो निजवाचक सर्वनाम होता है उसमें जो आप जो होता है वह स्वयं के लिए प्रयोग होता है, यानी कि वह जो है कर्ता का बोध तो कराता है किंतु जो है वह कर्ता का कार्य नहीं करता है। उसका जब हम उदाहरण देखेंगे तो वहां और भी चीजें हमें क्लियर हो जाएंगी। दूसरा उदाहरण देखते हैं। तुम इलाहाबाद से कब आए। अब देखिए तुम इलाहाबाद से कब आए, तो यहां तुम क्या है, मध्यम पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम में यह मध्यम पुरुष है। परीक्षाओं में ऐसे भी पूछ लेता है कि तुम है, ऑप्शन बना देगा पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अंत में जो है मध्यम पुरुष दे देगा और क्वेश्चन में कर देगा पुरुषवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है कि हम चारों ऑप्शन को पढ़ें, उसमें सबसे निकट जो उत्तर होता है वही जो है उत्तर सही माना जाता है। तो सबसे निकट उत्तर क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष। चूंकि यह पुरुषवाचक सर्वनाम भी सही होगा, लेकिन जो सबसे निकट उत्तर होता है उस उत्तर को हम क्या करते हैं, उस उत्तर का चुनाव करते हैं। तो तुम इलाहाबाद से कब आए, तो यहां तुम का प्रयोग है, आपका बता दिया गया यहां पर। एक और उदाहरण देखते हैं। आप परीक्षा देने के लिए लखनऊ कब जाएंगे। अब देखिए यहां पर जो आपका प्रयोग किया गया, यह भी आपका प्रयोग जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत मध्यम पुरुष में किया गया। यहां हम यह भी कर सकते हैं कि तुम परीक्षा देने के लिए लखनऊ कब जाओगे। तो यहां क्या हो गया, आपका जो हम प्रयोग किए वो सम्मान के लिए किए, आदर के लिए किए, और यह जो है आप किसका उपयोग रहा है, यहाँ कर्ता का जो है बोधक है, यहाँ जो है स्वयं कर्ता का कार्य कर रहा है। यहाँ हम नाम भी लेकर कर सकते हैं, यानी कि कर्ता क्या होता है, जो कार्य कर रहा है उसे हम कर्ता कहते हैं। तो यहाँ आप जो है कर्ता का बोध करा रहा है, यहाँ कर्ता का बोध कराने के लिए कारण जो है यह मध्यम पुरुष होगा, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम में यह मध्यम पुरुष का उदाहरण है। अब हम देखेंगे इसमें अन्य पुरुष। अन्य पुरुष की परिभाषा क्या होगी और उसके उदाहरण, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखेंगे अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जो तीसरा इसका भेद है वह है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष, अन्य जिसके बारे में बात की जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं। अब इसका उदाहरण देखेंगे। इसका जो चिन्ह होता है वह होता है यह, वह, ये, वे। अब देखते हैं उदाहरण। मैंने आप से कहा था कि वह अच्छा लड़का
नहीं है। मैंने आपसे कहा था कि वह अच्छा लड़का नहीं है। अब इस उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। अब देखिए मैंने क्या हो गया यहां, मैंने जो है यह पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जो है उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएगा। उत्तम पुरुष का चिन्ह क्या होता है, मैं होता है और हम होता है। मध्यम पुरुष का क्या होता है, तुम होता है और आप होता है। हम पहले ही बता दिए थे कि जब हम और सर्वनामों का निर्माण करते हैं तो कारक चिन्ह लगाकर और सर्वनामों का निर्माण कर लेते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संपादन के लिए अपादान से अलगाव अधिकरण में पर, तो उसमें संबोधन का प्रयोग नहीं करते हैं और शेष जो चिन्ह होते हैं उनका प्रयोग करके हम जो है सर्वनाम का निर्माण कर सकते हैं। जैसे मैंने में क्या हो गया, कर्ता का चिन्ह क्या होता है, ने, तो मैंने। अब यहां मैंने आपसे मतलब कर्ता ने कर्म को करण से, अब यहां देखिए से आ गया। तो इस प्रकार हम सर्वनाम का निर्माण करते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि वह अच्छा लड़का नहीं है। अब देखिए यहां क्या हो गया, मैंने क्या हो गया, उत्तम पुरुष। आपसे यह किस में आ जाएगा, मध्यम पुरुष। और यह हुआ किस में आ गया, अन्य पुरुष में। इस प्रकार हम समझ सकते हैं। पहले ही आपको बताया गया था कि अन्य पुरुष की परिभाषा यह होती है कि जिसके बारे में बात कही जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं। या दूसरी परिभाषा यह भी कर सकते हैं कि उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष दोनों जिसके बारे में बात करते हैं उन्हें हम अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे कहा कि मैंने यह क्या हो गया, उत्तम पुरुष। आपसे या तुमसे भी कह सकते हैं, तुमसे कहा था कि वह अच्छा लड़का नहीं है। वह कौन है, वह जो है तीसरा व्यक्ति है, यानी कि अन्य के बारे में दोनों लोग क्या कर रहे हैं, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष जो है एक अन्य व्यक्ति के बारे में, तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए जो यहाँ वह है वह अन्य पुरुष के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार जो है हम आज संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है और सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सर्वनाम की जो हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी होती है और हिंदी में जो है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। यहां से भी कई बार टेट में परीक्षाओं में पूछा गया है कि हिंदी में जो है सर्वनामों की संख्या, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, आपको स्पष्ट कर दिया गया है। और उनमें 6 भेद कौन कौन से होते हैं यह भी बता दिया गया है। उसमें हम पहले भेद को पढ़ भी लिए, पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम को भी 3 भागों में बांटा गया है, उसका भी हम आज अध्ययन कर लिए। अब पुनः मिलेंगे हम लेकर सर्वनाम के अगले टॉपिक को। आज बस इतना ही, धन्यवाद।